नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। अभी तक सामान्यतः लोग जो परीक्षा हुआ होता है निकट भूत में, उसकी व्याख्या करते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम के बारे में थोड़ा सा पता चले। चूंकि अपना गुजरात स्पर्धात्मक परीक्षा के क्षेत्र में अभी संक्रमण के काल से गुजर रहा है, हम अवेयर हो गए हैं। आज के बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि जब मैं 2003 में यहाँ आया था तो नहीं बनना चाहते थे, बस वह वर्ग कम था, मास छोटा था। आज क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं थी, आज सूचना क्रांति के दौर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और उस मोबाइल में इंफॉर्मेशन है। तो आज गुजरात के लगभग तैयारी करने वाले बच्चे आईएएस का भी सपना देखते हैं, गुजरात क्लास 1-2 जीपीएससी का भी सपना देखते हैं, पीआई का भी देखते हैं, पीएसआई का भी देखते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के प्रति आकर्षित हुए। जबकि मैं जब 2003 में आया था तो उस समय ये बात नहीं थी। तो इसलिए आज मैं आपके सामने एक नया प्रयोग करने जा रहा हूं कि 4 अक्टूबर 2020 को आईएएस का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था और जीपीएससी के द्वारा 3 जनवरी को जो पीआई का एग्जाम लिया गया, दोनों में प्राचीन भारत के जो प्रश्न पूछे गए थे, और चूंकि मध्यकालीन भारत इसमें नहीं था पीआई में, तो जो दोनों में प्राचीन भारत के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को एक जगह चैप्टर वाइज सरखामनी करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि यदि अपने जरा सा लेवल बढ़ा करके तैयारी करें तो हमारे पास दोनों एग्जाम का मौका होगा। अभी भी गुजरात के कई बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि जीपीएससी अलग है। हाँ, स्तर का अंतर तो अभी भी बहुत है, जो आईएएस में पेपर होता है और जो जीपीएससी में पीआई या क्लास 1-2 का होता है। लेकिन आज का मेरा गोल यही है कि मैं आईएएस 4 अक्टूबर 2020 को जो प्रीलिम्स हुआ था और पीआई जो 3 जनवरी को हुआ, दोनों के प्रश्नों को, अगर दोनों एक ही चैप्टर से हैं तो पहले मैं पीआई का क्वेश्चन का व्याख्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको उसी चैप्टर के आईएएस में जो इस बार प्रश्न आए, और अगर नहीं होगा तो पहले पीआई के प्रश्नों को बोल जाऊंगा, फिर उसके बाद आईएएस के प्रश्नों को, अगर चैप्टर मैच नहीं किया। चैप्टर से मतलब है यहाँ भाग, कि जैसे गुप्तोत्तर काल, अगर उसमें दोनों हो सकता है कि पीआई में दक्षिण भारत टच किया हो पल्लव, तो आईएएस में उत्तर भारत टच कर लिया हो राजपूत काल। एक भाग को एक जगह रखने का प्रयास किए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज हम लोग इस नए प्रयोग को देखते हैं, जिससे हमारा विद्यार्थी इस साल, क्योंकि इस साल बड़ा गैप नहीं है, मार्च में जीपीएससी क्लास 1-2 है, 18 अप्रैल को अगर डीवाईएसओ है तो तुरंत जो है मई के लास्ट में आईएएस का भी एग्जाम है। तो वो हौसला बुलंद करके तैयारी करे कि एक ही चीज़ है, अपने को कोई ज़्यादा गैप में नहीं जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पीआई में जो पेपर पूछा गया था, मेरा हमेशा से एक नेचर रहा है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उसको देखा जाए, जिससे कि बड़े पोर्शन को पहले हम तैयार करें और उस बड़े पोर्शन के आधार पर हम प्रीलिम्स के जो कट ऑफ हो उसके करीब पहुंच जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, पीआई में 300 मार्क का पेपर होता है, हम सभी जानते हैं। 300 में से इतिहास से 42 प्रश्न पूछे गए थे। इतिहास एक बड़ी भूमिका निभा रहा है
एकमात्र नहीं कहेंगे, 8 पोर्शन बराबर है, बट इतिहास को पढ़ के पहुंचा जा सकता है। उनमें से 19 प्रश्न प्राचीन भारत से थे दोस्तों। जब भी हम देखेंगे आगे प्राचीन भारत, चूंकि आज मेरा विषय है और मध्यकालीन, तो उसका अलग से फोकस करके विभिन्न परीक्षाओं में बताएंगे कितना क्वेश्चन आया है अभी तक। तो प्राचीन भारत जीपीएससी और पीआई के तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आप इसको लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत चूंकि पीआई के सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं आया था। और अर्वाचीन भारत से 15 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कि कुछ भी हो, अब 15 पूछ दिया तो शिकायत नहीं करने लगना है। ये दोनों का मामला लगभग बराबर ही रहेगा। जितना आप वेटेज मॉडर्न को देना चाहते हैं, उतना ही वेटेज आपको एंशिएंट को भी देना चाहिए। अब आइए सांस्कृतिक वारसा, 37 क्वेश्चन था। यानी कि अगर कोई लड़का इतिहास और कल्चर के पीछे भी पड़ जाए तो उतने का करंट नहीं है, 79 क्वेश्चन है ये। कल्चर में भारत से प्रश्न कम है, क्योंकि इतिहास में गुजरात से 8 प्रश्न है, गुजरात के इतिहास से। वहां अगर भारत के इतिहास को देखें तो 34 प्रश्न बनता है, ये बड़ा गैप है। तो उसी तरह कल्चर में गुजरात के संस्कृति से ज्यादा प्रश्न है, 31 है 37 में से, और भारत के सांस्कृतिक वारसों पे 6 है। तो मेरा हमेशा सलाह रहता है लड़के को, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जब इतिहास पढ़िए तो भारत के इतिहास को वेटेज दीजिए, जब कल्चर पढ़िए तो गुजरात के कल्चर को वेटेज दीजिए। भारतीय राज व्यवस्था यानी बंधारण 39 क्वेश्चन निकल कर आया है, और इसका लेवल बढ़िया था। लोग कहेंगे सुपर डुपर था, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल था, कंसेप्चुअल नहीं था। कंसेप्ट अभी भी नहीं है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। मैं तो देखा डायरेक्ट बेयर एक्ट, जो यानी जो संविधान का आर्टिकल का भाषा है, वो भाषा उठा उठा के रखा गया है, और तब कहा गया है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो वो क्वेश्चन क्यों रखा गया ये नहीं, ये तो विशेषाधिकार है जीपीएससी का, अच्छा ही प्रश्न रखा है, लेकिन फैक्चुअल है, कंसेप्ट कम है क्वेश्चन में। तो बंधारण के सवाल में 39 है, शानदार आंकड़ा है। यदि आप राज्य व्यवस्था मिला के है, उसमें से बंधारण को देखा जाए तो 33 और पंचायती राज 5। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 1 प्रश्न आया है, तो 33, 5, 38 प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। पंचायती राज उसी के अंदर है, उसी का भाग है। वो तो हम लोग अलग से पढ़ाते हैं आपको जानकर, कि थोड़ा सा उसके साथ कमिटी वमिटी भी आ जाए। तो आप यदि सोच के देखिए कि 300 मार्क की तैयारी कर रहे हैं, तो 42 और 37 79 होता है, और 79 में यदि 33 जोड़ दिया जाए तो 112 मार्क ये 3 टॉपिक मिला करके पूछ रहा है। ये एक बड़ा बेस है आपका। हम क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक उतना टेक्निकल नहीं है जितना टेक्निकल इकोनॉमिक्स है या भूगोल है, मैं भूगोल भी पढ़ाता हूं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उतना टेक्निकल ये नहीं है। इस तीनों का अध्ययन करके आप 112 में, मतलब कितना भी बुरा परफॉर्मेंस रहे, 80 तो आप पहुंच ही सकते हैं। ये आपको एक बड़ा आधार दे सकता है। उसके बाद गणित और रीजनिंग, जिस लड़के का साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए तो कहिए बल्ले बल्ले। 40 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से पूछा है, जिसमें गणित के 28 और रीजनिंग के 12 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों 112 में यदि 40 जोड़ दिया जाए तो 152, 300 में 50%, 8 में से ये 4 टॉपिक, यानी सबका मामला बराबर हो गया, किसी से ज्यादा किसी से कम। लेकिन ये 4 टॉपिक अगर जीपीएससी के हिसाब से देखें तो पेपर 1 और देख लीजिए एक्यूरेट 50% बनता है। इन चारों में करंट की भूमिका सबसे कम भूमिका है, जैसे संविधान में थोड़ा बहुत है, कल्चर में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे कम। यानी 152 में कम से कम 120 प्लस क्वेश्चन, यानी 130 के आसपास तो ट्रेडिशनल ही रहेंगे, क्योंकि गणित का तो 40 ट्रेडिशनल रहेगा, एनसीएन ट्रेडिशनल ही रहेगा। तो ऐसे अगर गिनिएगा तो 130 प्लस क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिशनल ही है।
अब जरा देखें आगे हम लोग अर्थव्यवस्था। जिस बच्चे को इकोनॉमी समझ में आता है उसके लिए तो ये टॉपिक भी रामबाण है। देखिए 48 प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा है। इसी से लग रहा है कि मेरिट हो सकता है, वो तो सीट ही बहुत कम है। आज अगर ये 100 सीट पर एग्जाम हुआ होता या 115 सीट पर, तो मेरिट वहीं 110 अटका होता है, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी हैं और फैक्चुअल ज्यादा है। तो देखिए अब इकोनॉमिक्स के 48 प्रश्न में इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल क्वेश्चन, करंट नहीं, ट्रेडिशनल 36 है। एक बार मैं बार बार इसीलिए लड़के को कहता हूं कि आप बढ़िया से कंसेप्ट वाला क्वेश्चन किताब इकोनॉमिक्स का पढ़ जाइए। 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी वो तो बेस्ट है, कर जाइए। गुजराती में पढ़ना है जीसीईआरटी पढ़ लीजिए, और लाल एंड लाल की किताब मेरे विचार से एक बार पढ़ लेना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वह कंसेप्ट ये थ्योरी भी है उसमें काफ़ी। मैं मिश्रापुरी भी कहता हूँ अच्छी किताब है, दत्ता सुंदरम की भी अच्छी किताब है, बट थोड़ा सा उन लोगों का फोकस भारतीय अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा है, तो उसमें जो ये मुद्रा चलन उलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में समय लगाने जैसा है दोस्तों। लेकिन देखिए ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के करंट से 6 था, गुजरात के अर्थव्यवस्था से 3 क्वेश्चन ट्रेडिशनल और 3 क्वेश्चन करंट था, 6 था। अब आइए भूगोल, भौतिक भूगोल 11, जबकि हम आईएएस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां भौतिक भूगोल से 2 प्रश्न होता है दोस्तों। यहां देखिए 11, यानी एक बड़ा सा लिमिट लेके बैठा है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी आप छोड़ नहीं सकते हैं। विश्व के भूगोल से 1 पूछा है, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और भारत के भूगोल से जो है 19 प्रश्न है, और गुजरात का भूगोल 8 है, यानी भारत का, गुजरात का इतिहास और गुजरात का भूगोल 8-8 प्रश्न है, 16। मेरा मानना है कि गुजरात का बच्चा यदि तैयारी करेगा तो कोई भी किताब अगर पढ़ लेता है तो 16 में 7-8 तो नॉर्मल ही प्रश्न होता है, वो पकड़ा ही जाएगा। हम इग्नोर करने किसी टॉपिक को कभी नहीं कहते हैं, लेकिन उसके जगह पे यदि आप भौतिक और भारत के भूगोल पे ध्यान दीजिएगा और उधर प्राचीन और अर्वाचीन पे ध्यान दीजिएगा तो आपके पास प्रश्नों का कलेक्शन ज्यादा आ जाएगा। तो भूगोल से 39 प्रश्न पूछे गए थे। अब आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी 38 प्रश्न था, जिसमें जनरल साइंस के 10 प्रश्न थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल परंपरागत 23 था और करंट 5 था। और जो नॉर्मल करंट अब ये विषय से लगता करंट के अलावा जो करंट होता है वो 17 था, जिसमें 14 भारत था, 2 विश्व था और 1 जो है वो गुजरात का करंट था। तो अगर हम ओनली करंट का अलग से एनालिसिस कर दें तो 17, यहां 5 साइंस एंड टेक में 22, भूगोल में यदि देखा जाए तो भारत के भूगोल में थोड़ा बहुत बनता है 3, 4, 5, तो 28, इकोनॉमी में 3, 31, इंडियन इकोनॉमी में 6, 31, 6, 37। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2-3 क्वेश्चन था, 40, और 1 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से था 71, यानी 150 में जहां लोग कह रहे हैं कि नहीं है करंट, तो भी 50 करंट है। ठीक, तो 50 करंट के लिए मैं सबसे पहले आपको निकाल के दिया कि नहीं करंट भी है, लेकिन अगर 50 करंट के लिए आप इतनी मोटी मोटी 12 महीने की मैगजीन पढ़ सकते हैं जो इतना हो जाता है, तो वही 48 प्रश्न तो क्या कहते हैं इकोनॉमी से भी पूछा है, तो फिर उसमें इतना क्यों नहीं पढ़ते हैं? या तो करंट को भी घटाइए। अगर 48 प्रश्न के लिए 50 के लिए 12 महीने का मैगजीन इतना होता है, तो इतना मोटा केसी श्रीवास्तव इतना, और अगर इतना उसमें मॉडर्न इंडिया जोड़ दिया जाए तो वो भी 38 क्वेश्चन था। तो इसलिए बैलेंस करके पढ़िए। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अभी इसके बाद आएंगे क्वेश्चन के व्याख्या पे, पहले दिमाग में क्वेश्चन बिठाइए। अब देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में 2017 से लेकर के 2021 तक जो एग्जाम अभी हुआ लेटेस्ट,
उसमें प्राचीन भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा। आईएएस में कुल 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वहां एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। 17 में एंशिएंट वहां 4 था, प्राचीन भारत। 18 में 1 था, 19 में 4 था। तो लड़कों को लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे 100 में 4 था तो 200 में 8 हो गया दोस्तों, प्राचीन। और अगर जीपीएससी के पैरामीटर पर देखा जाए तो 400 में 16 हो गया। तो जीपीएससी में भी 17-18 क्वेश्चन एंशिएंट से होता है, तो रेशियो वही है, बट यहां क्वेश्चन बहुत कम है, तो उसके सामने लोगों को लगता था कि ठीक है, नहीं पढ़ना है। बट 2020 में 10 प्रश्न प्राचीन भारत से पूछ दिया। ये यूपीएससी का हम लोग फुल फॉर्म बनाए हैं, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस के विषय। प्रिडिक्ट नहीं करना है, जो सिलेबस है सब पढ़िए। अब आइए, जीपीएससी में 400 प्रश्न में से 17 में प्राचीन भारत से 33 प्रश्न पूछे गए थे, 18 में 12 हो गया था, लेकिन 19 में फिर ये 24 बना। क्यों? क्योंकि प्राचीन अर्वाचीन बहुत कम पूछे गए थे 17 में, तो उसको बैलेंस किया गया, तो थोड़ा प्राचीन के प्रश्न को कम करके अर्वाचीन को दिया गया। पीआई में 2017 में 17 क्वेश्चन था 300 में से, प्राचीन भारत केवल। 18 में 6 हुआ, 19-20 एग्जाम नहीं हो पाया था, जो कि अभी 21 में हुआ है। 19 प्रश्न फिर से प्राचीन भारत में पूछा है। अभी मैं 1900 प्रश्न आपके सामने व्याख्या करूंगा। डीवाईएसओ में 200 प्रश्न था, तो 18 में डीवाईएसओ का नए पैटर्न पे एग्जाम शुरू हुआ, तो 9 प्रश्न 200 में से था, 3 प्रश्न उसके बाद हुआ, अभी नहीं आ रहा है। और एसटीआई के एक प्रीलिम्स का रिकॉर्ड है अपने पास, 7 प्रश्न जो है 19 में आया था। अब आइए मध्यकालीन। मध्यकालीन लगभग एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं रहता है। देखिए, जैसे आईएएस के 100 प्रश्न में 17 में 1 भी नहीं था, 18 में 1, 19 में 5, 20 में 1 भी नहीं रहा। जीपीएससी के 2017 में 5, 18 में 2, 19 में 9। अब आगे देखिए क्या रहता है। पीआई में वो मध्यकालीन है नहीं, टच करता है, लेकिन उसको रखना पड़ेगा। तो 8 था, फिर 4 हुआ, इस बार 1 भी नहीं है। डीवाईएसओ में 2, 18 में, 19 में 2 प्रश्न, और एसटीआई में 2 प्रश्न। ये डायरेक्ट नहीं है, ये लगता हुआ प्रश्न है। ये हम लोग एक एनालिसिस देखें कि प्राचीन भारत यदि कर रहे हैं तो एक नॉर्मल 300 के सवाल में 15 प्लस तो आएगा ही प्राचीन भारत, और जीपीएससी में 18 से 20 क्वेश्चन तो आएगा ही। इसको हमको तैयार करके रखना है। अब जरा देखें हम लोग, पीआई में जो 2019 में क्वेश्चन पूछा है, 21 में, उसके प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, और उसी चैप्टर से अगर आईएएस में पूछा है तो इसके ठीक बाद फिर आईएएस का क्वेश्चन होगा, और नहीं होगा उस चैप्टर से तो अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें, मैं प्रयास करूंगा कि पीआई की व्याख्या गुजराती में कर दूं, और आईएएस वाला तो हिंदी में ही करना पड़ेगा। मेरे पास जी सीरीज है, उसका 76वां प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में पन्याध्यक्ष डैश हता। देखिए, इसी प्रश्न के पीछे नहीं पड़ना है, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। यानी जो 27 अध्यक्ष है, हमको सबको तैयार कर लेना है। कल को अगला पूछ सकता है, यही ये 4 में से है ही अध्यक्षों का नाम, तो हो सकता है इसको उठा के अगले परीक्षा में दे दे। क्वेश्चन का एनालिसिस करने के पहले यह देखना है कि मौर्य काल में हमको जीपीएससी सिलेबस में अलग से कहता है। देखिए पढ़ के चौथा टॉपिक, वहीवटी तंत्र। तो वहीवट से प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा जीपीएससी में, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। तो जैसे ही एक अध्यक्ष पूछा, हम 27 अध्यक्ष के बारे में ध्यान से तैयार करेंगे। तो मौर्य काल में पन्याध्यक्ष હતા, ए व्यापार અને વાણિજ્યના વડા, बी सरकारी खेतीना संचालक, सी टंकशाળના अधिकारी, અને डी जंगलों संचालक। दोस्तों सब जानता है कि आंसर ये होगा। यहां आंसर आपको नहीं बताना है, और मैं भी ABCD करने नहीं आया हूं। आप अगले परीक्षा में
देखिए कि सिलेबस में जो लिखा है वहीं से क्वेश्चन पिक करता है, ठीक है ना। किताब लिखते समय चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन हम लोग लिख देते हैं, बट देखिए सिलेबस में क्या है, वहीवटी तंत्र, समाज, राजनीति, कला ने स्थापत्य, क्वेश्चन वहां से आएगा। हाँ, कभी हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन से भी आ जाए, क्योंकि हेडिंग तो मौर्य काल है, लेकिन ज्यादातर चांस बनता है कि क्वेश्चन इन क्षेत्रों से रहे। चारों के अधिकारी का नाम आपको बता रहे हैं। व्यापार अने वाणिज्य ना वड़ा पन्याध्यक्ष, सरकारी खेती ना संचालक सीताध्यक्ष, टंकसाल अधिकारी लक्षणाध्यक्ष, जंगलों ना संचालक आटविक। जंगलों का संचालक आटविक वो तीर्थ था, ये अध्यक्ष हैं। देख रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि तीर्थ कौन थे मौर्य काल में। 18 तीर्थ थे, उनको भी जानना होगा। क्या पता अभी आएगा अगला क्वेश्चन जो है समाहर्ता वाला, वो तीर्थ से था। तो क्वेश्चन जो है देखिए वहीवटी तंत्र से पूछ रहा है। अब ये आंसर हुआ ए। देखिए पी डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन आया। आईएएस में जो भी सीरीज मेरे पास था, एच था शायद, उसका 80वां प्रश्न मौर्य काल का प्रश्न है। अब लेवल देखिए क्या है, कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कृष्णदेव राय। कितना डीप चला गया जरा सोच के देखिएगा। वहां चारों ऑप्शन हमारा मौर्य काल से ही रिलेटेड है। जीपीएससी के प्रश्न और आईएएस के प्रश्न को देखिए कि वहां आप जिस चैप्टर के प्रश्न को देख रहे हैं ना, चारों के चारों ऑप्शन उसी चैप्टर में सीमित है। यहां तो चारों का ऑप्शन 4 चैप्टर है, यह ध्यान रखिएगा। अशोक है इसका आंसर, नो डाउट, लेकिन जरा देखिए कि हम ये नहीं भी पढ़ के गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अब हम अशोक का 14 शिलालेख का 14 लाइन रट जाए, 7 के 7 स्तंभ लेख का लाइन रट जाए, नहीं। ये क्वेश्चन का एसेंस, अब हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, रटा गया है वो अलग बात है। इस क्वेश्चन का एसेंस पहले देखिए क्या है कि अभिलेख के माध्यम से जनता को परामर्श दे रहा है, ठीक है ना। हम कुछ नहीं जान रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि समुद्रगुप्त इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, लेकिन वो समुद्रगुप्त ने नहीं लिखा है, वो हरिसेन ने लिखा है। तो हरिसेन जो कुछ भी लिखेगा वो जनता को कैसे संबोधित कर सकता है? वो तो अपने राजा के बारे में गुण गाते रह जाएगा। तो इतने से कट गया कि समुद्रगुप्त ने जनता को कोई परामर्श दिया है, ठीक है। हर्षवर्धन नहीं है। अरे मधुबन बांसवाड़ा एक तो अभिलेख है हर्षवर्धन का, उसमें वो अपनी नीतियों का वर्णन किया है। जनता से वार्तालाप हर्षवर्धन नहीं कर रहा है अभिलेख के माध्यम से। अब बच गया कृष्णदेव राय और अशोका, ऐसे करके 50-50 किया जाता है। कृष्णदेव राय के अभिलेख जनता को संबोधित करने वाले नहीं हैं, इतना तो अपने पढ़े हैं। और अपने अशोक का अभिलेख चीख चीख के पढ़ते हैं कि अशोक पहला शासक था जिसने अपने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया है। इसलिए यहां के चीजों को पढ़ना है। अब यही दिक्कत है कि अगर आपको ये मालूम नहीं है, और हम लोग जैसा, हमसे बड़ा दुखी रहता है गुजरात का फैकल्टी, ये हम आपको आज बता रहे हैं फिर खुल के, बहुत दुखी रहता है, नाराज रहता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, इतना पढ़ो इतना पढ़ो, पहले खुद कंफर्म हो लो। तो अगर आपको हम वो बरगलाना चाहें कि मारी चोपड़ी ले लो, तो अब हम क्या करें, अपने चोपड़ी में 14 शिलालेख का हिंदी अनुवाद कर दें या गुजराती ट्रांसलेशन कर दें इतना इतना, और उसके बाद कहें कि आ गया प्रश्न। इंटेलिजेंसी होनी चाहिए आप में।
कि प्रजा को अभिलेख के माध्यम से संबोधित इस 4 में से किसने किया है? अशोक ने किया है इन 4 में, अशोक होगा आंसर। यही काम मैं कह रहा हूं कि आज के सभी शिक्षक कर रहे हैं और इसीलिए हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं यूट्यूब पे आके, वरना कई बार लगता है कि नहीं, अब इस फील्ड को कोई नहीं बचा सकता है। 2-2 साल 1-1 साल तैयारी किया हुआ लोग खड़ा हो जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो बहुत बुरा लगता है देख करके। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखें, इसका व्याख्या देखिए। जब हमने किया था, ये पुराना है मेरा वीडियो, आईएएस वाला पहले भी देख लीजिएगा, तुरंत व्याख्या किए थे, तब हम भी लंबा किए थे कि जान करके कि देखो मुझे दिल्ली से कम नहीं आता। अब देखिए कितना रख रहे हैं जिससे आप परेशान हो जाइए। देवानंद प्रिय प्रियदर्शी राजा सब संप्रदाय वालों का, चाहे वो त्यागी हो या गृहस्थ, सबका विविध दान और पूजा से सत्कार करता है। अब हम अभिलेख का भाषा लिखना शुरू कर दिए। परंतु देवताओं का प्रिय इस दान और पूजा को इतना अच्छा नहीं समझता है जितना इस बात को कि सब धार्मिक संप्रदाय वालों में सारत्व बढ़े। सारत्व का मतलब है मेल मिलाप बढ़े। सारतत्व वृद्धि कई प्रकार के हैं जिनका मूल वाणी संयम है। कैसे? लोग मौके बेमौके अपने संप्रदाय का आदर और दूसरे के संप्रदाय की निंदा ना करें। देख लीजिए शुरू हो गया। ये करने का जरूरत नहीं है हालांकि, लेकिन निकाल के हमने भी दिखाया था इसमें कि देखो हमारे पास कंटेंट है कि क्वेश्चन यहां से आया है। केसी श्रीवास्तव जी 14 शिलालेख का हिंदी अनुवाद कर दिए हैं। इसके विपरीत मनुष्य को अवसर निकालकर दूसरे संप्रदायों का भी आदर करना चाहिए। ऐसा करके मनुष्य अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विरुद्ध करता हुआ वह दूसरे संप्रदाय का अपकार करता है और अपने संप्रदाय को क्षति पहुंचाता है। और अब ये लाल वाला लाइन आपका स्टेटमेंट, जो कोई अपने संप्रदाय से प्रेमवश अपने संप्रदाय का गौरव बढ़ाने के विचार से अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे के संप्रदाय की निंदा करता है, वह वस्तुतः अपने संप्रदाय को बड़ी क्षति पहुंचाता है। इसलिए समवाय ही शुभ है और दूसरों के धर्म को सुनना और सुनाना चाहता है। देवताओं का प्रिय चाहता है कि सभी धार्मिक संप्रदाय ज्ञान से पूर्ण हों और कल्याणकारी सिद्धांत वाले हों, तथा जो लोग अपने अपने धर्म में अनुरक्त हों उन्हें बता दिया जाए कि देवताओं का प्रिय दान या सम्मान को ऐसा नहीं मानता जैसा सब संप्रदाय के सार तत्व की वृद्धि और एक दूसरे के धर्म के ज्ञान को। इस उद्देश्य से धर्म महामात्र, स्त्रीअध्यक्ष, ब्रज भूमिकाओं तथा दूसरे अधिकारी वर्ग नियुक्त किए गए हैं। इसका यह फल है कि अपने संप्रदाय की उन्नति और धम्म का प्रकाश होता है। ये पूरा का पूरा अभिलेख का लाइन लिख डाले। तो दोस्तों क्या देख रहे हैं, आईएएस का क्वेश्चन कंसेप्चुअल था कि आप अगर उसके लैंग्वेज को रटने जाएंगे ना, देख लीजिए कैसे है दोनों में फर्क, तो कितना रटेंगे, 14 शिलालेख का लाइन रटेंगे तो आपके पास मोटा मोटी थिंकिंग होना चाहिए कि अशोक ने क्या क्या कहा शिलालेख। यहां तो जनता को संबोधित किसने किया, अब वहां रटना पड़ेगा। पणियाध्यक्ष कौन था, आटविक कौन था, देवताध्यक्ष कौन है, लक्षणाध्यक्ष कौन है, सीताध्यक्ष कौन है। यही फर्क है स्टेट सर्विस के सवाल में और आईएएस के सवाल में कि वहां कंसेप्ट है, वहां भी फैक्चुअल होता है लेकिन यहां फैक्ट्स है। अब आइए गुप्त काल के प्रश्न को देखिए। पीआई का प्रश्न, गुप्त काल दरमियान नवनीतकम डैशनो सुविख्यात ग्रंथ हतो। ए ज्योतिष विद्या, बी गणित, सी औषध, डी धातु विज्ञान। सब जानते हैं कि औषध है, बट थोड़ा व्याख्या कर दें। नवनीतकम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आयुर्वेदनो प्राचीन ग्रंथ छे। संस्कृत प्राकृत भाषा में लखाયેલો છે અને આની લિપિ ગુપ્ત લિપિ છે। આના લેખક नवनीतकम यानी नवनीत છે। नवनीत के द्वारा लिखा गया नवनीतकम। नवनीतकम एटले माखन माथी काढ़वा, मक्खन से निकाला हुआ। आनी रचना काल
આશરે 4 शताब्दी ईस्वी मानवामा आवे छे। ये ग्रंथ अवेलेबल नहीं था, लेकिन कैसे पता चला वो देखिए। आ ग्रंथનો ઉલ્લેખ 10મી થી 16મી શતાબ્દીના વચ્ચે કેટલા ગ્રંથોમાં મળે છે? આની કાપી પૂર્વી પાકિસ્તાનમાંથી મળેલ છે। આમાં સૌપ્રથમ વખત સિરકા વિનેગરનો જુદા જુદા રોગોની દવાના રૂપમાં उपयोग बतावવામાં આવ્યા છે। इतना नवनीतकम के बारे में भी बता दिए और नवनीतकम औषधि शास्त्र का बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। अब आइए इसी चैप्टर से देखिए कि आईएएस का क्वेश्चन, ये गुप्त काल था, गुप्त काल के प्रश्न को देखिए जो 2020 में पूछा है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, सी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य से संबंधित स्थान, डी, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान। एक भी नाम नॉर्मल किताबों में तो मिलेगा ही नहीं, और जितने भी लोग प्राचीन भारत का किताब लिखे हैं गुजराती में, मैं भी हूं शामिल उसमें। ये नहीं मैं कहूँगा, जो अब तक मेरी भी किताब आई है, जो भी अपने ऊपर यूपीएससी लिखा है, अगर ये लेवल तक है तो ठीक, आ नहीं तो मजाक उड़ाइए कि क्या कर रहे हो भाई। फैशन चला है आजकल, इतनी पतली सी तलाटी लेवल का किताब लिखता है, उस पर भी लिख देता यूपीएससी माटे उपयोगी। हे भगवान बचाइए। इसी से मेरे से चिढ़ता है लोग। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप सबके बारे में बुरा बोलते हैं। अरे मैं क्यों बुरा बोलूंगा, लेकिन आप अपने में सुधार तो लाइए। क्यों बेकार के में बच्चों को परेशान कर रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए? आप खुद नहीं कन्फर्म हैं, अभी 24 साल एज है, 25 साल एज है, ठीक से आप पढ़े नहीं हैं बुक, और आप बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं। जरा सोच के देखिएगा क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखें। तो इसमें नहीं जानते हैं अगर आप घंटसाला, कदूरा, चौल, तो सबसे पहले डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि गुप्त राजा वैष्णव, ऐसे समझना है, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल गुप्त काल में इतने लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं कि प्रश्न आ जाए परीक्षा में। देखिए खत्म हो गया। घंटसाला, कदूरा, चौल, इतना तो कंफर्म है कि शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां यदि होंगी तो वो कोई भी किताब नॉर्मल से नॉर्मल पढ़ेंगे तो अशोक की राजधानी कहां थी ये लिखा हुआ ही होगा। कमजोर राज्यों की राजधानियां हो सकती हैं, लेकिन शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां तो ये 4 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो हमारे नाम में जरूर आता है। देख लीजिए 2 आप ऐसे ही खत्म कर देंगे। अब उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य से संबंधित, क्या ऐसा लगता है कि उत्कृष्ट प्रस्तर कला हो और हम गुप्त काल पढ़े हों, जहां नचना कुठार का पार्वती मंदिर दिया हुआ हो, जहां भूमरा का शिव मंदिर जो अच्छा स्थापत्य कला है गुप्त काल में उसका एग्जाम्पल है, तो वहां ये नाम नहीं आता। जो बच गया वो चौथा है। नहीं तो कितना डीप फैक्ट्स है ये देख लीजिए कि यहां तक आपको जाना पड़ेगा। अब चूंकि उस वक्त मैं भी कह रहा हूं जिसमें यूपीएससी का रिजल्ट फॉर्म आया था, सॉरी एग्जाम हुआ था, शक्ति प्रदर्शन था। सीधा मुझे दिल्ली के साथ फाइट करना था। मैं उनके पैरेलल्स लेकर के आया था व्याख्या, और उनके किसी भी टीचरों से जो वहां नंबर 1 भी बनते हैं हिंदी मीडियम में, उनके किसी भी टीचरों से मैं डबल व्याख्या किया था। तो वो शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन आज मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, सारे लोग यही कर रहे हैं यूट्यूब पे आकर के, झूठ मूठ का नया नया फोटो बना के। कभी अमरीश पुरी को ऐसे, अरे अमरीश पुरी परीक्षा में आता है, जरा सोच करके देखिए पढ़ाई कहां चला गया है। कभी जो है क्या कहते हैं, कोई ओमपुरी को, कोई अमिताभ बच्चन को ला देता है। ये बाहुबली का सीन, अरे किताब पढ़ने के लिए बना है कि बाहुबली पढ़ने के लिए बना है? ये समस्या है दोस्तों। और उसके जगह पे अगर वही राजा से रिलेटेड फोटो रख दो तो लड़का को ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन नहीं रखना है क्योंकि मीम बनाना है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, पढ़ाई को मजाक कर दिए हम लोग, बस यही अंतर है।
और इसीलिए मैं देखिए तो अब कितना बड़ा व्याख्या कर दिए। प्राचीन भारत में पश्चिमी तटीय प्रमुख बंदरगाह पाटल, भृगुकच्छ, चौल, कल्याण, कैम्बे और सोपारा था। प्राचीन काल में मालाबार तट पर कोलम, मलाया, जिसको अभी क्विलोन कहते हैं, प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीन भारत में पूर्व तटीय प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति, घंटसाला और कदूरा था। आ गया। और तमिलहम क्षेत्र में मुजरिस, जिसको क्रंगनोर कहते हैं, प्रमुख बंदरगाह था। यह आपका क्वेश्चन बना यूपीएससी का गुप्त काल। दोनों का फर्क देख रहे हैं ना दोस्तों। लेकिन जो आदमी यूपीएससी के गुप्त काल में कदूरा तक पहुंच जाएगा, वो नवनीतकम बिना पार किए वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो अपने आप आ जाएगा उसके अंदर। मैं यही कह रहा हूं दोस्तों कि इसीलिए हमने यथासंभव, सबका नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, 4 विषय मुझे पढ़ाना होता है, तो यथासंभव मैं आपको प्रयास करूंगा कि 1-2 टॉपिक का ऐसे मिलाकर दिखा दूं कि आप अपना लेवल बढ़ाइए, अच्छी किताबों को पढ़िए। कई लोग आजकल हिंदी में कुछ क्लास शुरू किए हैं बुक का, अरे तो उसमें भी गाइडें लेके पढ़ा रहे हैं। अरे वो आईएएस में नहीं पार पा रहा है वो किताब, और उसको यहाँ फिर से आप माना कि स्थापित करना चाह रहे हैं। जिसको दिल्ली छोड़ दिया, अब वहाँ का लड़का कहता है कि उस किताब से प्रश्न नहीं आता है, और आप अब उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 20 साल पीछे क्यों ले जा रहे हैं गुजरात को? अरे नया सोचिए ना। इस बार के आईएएस का मेंस का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केवल और केवल अखबार से प्रश्न है। अगर आप मैगजीन भी पढ़े हैं तो शायद आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए सबका भाषा बदल गया है। कहाँ से पूछता है यूपीएससी, क्या पता है? तो नहीं पता है तो पढ़ाए काहे थे 1 लाख रुपया लेके? क्यों नहीं लड़के को उसी दिन बताए थे कि तुम अखबार पढ़ो, मेरी मैगजीन नहीं पढ़ो, ये घटिया है? लेकिन क्या करिएगा, लोगों का यही नेचर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जीपीएससी का प्रश्न, पीआई। चोल मंदिरों में मोटा भागे देव डैश होय छे? शिव, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। चोल राजा शैव धर्म को ज्यादा महत्व दिया था, यह हर कोई जानता है। तो अगर ये लाइन तो हर किताबों में है, माने ये अगर कोई क्लेम करे, मैं भी करूं कि मारा बुक थी आव्या छे, भाई गुजरात ना बधा बुक माथी आव्या छे, तमे एकला नथी, ठीक ना? तो ये सब कोई पढ़ा है कि चोल शासक शैव थे। तो अगर मेरी आस्था शैव धर्म में होगी तो शिव का ही मंदिर न बनाएंगे? आंसर निकल जाएगा। लेकिन देखिए मैं थोड़ा व्याख्या किया हूं। चोल वंशना वधु पड़ता शासक उत्साही शैव हता, जेमने भगवान शिवना अनेक मंदिरों निर्माण कराव्યું હતું। कौन कौन? आदित्य फस्टे कावेरी नदीना कांठा पर शिवनु विशाल मंदिर बनाव्યું હતું। परांतक शैव હતો જેને चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर ने सोनाना आभूषणों सजाव्યો હતો। चोल शासक राजराज शैव भक्त હતો જેને शिवपाद शेखरनी उपाधि धारण करी અને तंजोरमा राजराजेश्वर मंदिरનું निर्माण कराव्યું। ये था चोल पर। देखिए अब यूपीएससी का सवाल कैसे, वो एक चैप्टर पर होता ही नहीं। भारत के इतिहास में निम्न घटनाओं पर विचार करें। पहला, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। परांतक फर्स्ट के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना और गोपाल के द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। यही है यूपीएससी। पीआई में क्या देखे कि पीआई का प्रश्न भी अगर ये मिलाएं तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन वहां वो एक ही चैप्टर को फोकस करके उसका ऑप्शन रह जाता है। आईएएस में एक ऑप्शन में 4 चैप्टर होते हैं, चारों चैप्टर एक बार में आपके सामने आना चाहिए। देखिए तो आंसर है सी 2413। कैसे? तो राजा भोज का काल 836 से 885 ईस्वी है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का काल 600 से 630 है, यानी पहला तो 2 ही होगा, ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में कोई एक होगा। उसके बाद परांतक फर्स्ट 907 से 955 के बीच का है और गोपाल 750 से 777 है। देखिए तो पहले महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर गोपाल, फिर राजा भोज और उसके बाद जो है परांतक फर्स्ट। यही ऑप्शन यहां पर बनेगा।
शक्ति प्रदर्शन के लिए भांजैम के व्याख्या कर दिए थे हम भी उस समय। चलिए अब आगे देखें। अब आइए पीआई का पेपर है 82वां क्वेश्चन। नीचे ना पैकी कई जोड़ियों साचीज। कालिदास मालविकाग्निमित्रम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, शूद्रक पंचतंत्र, कामंदक नीति शास्त्र। माने इससे आसान आपको कोई क्लू दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि पंचतंत्र से लोकप्रिय किताब नहीं भी जो तैयारी करता है उनसे पूछिएगा तो करीब 30% आदमी बता देंगे कि इसको विष्णु शर्मा जी लिखे थे। ठीक है ना। 3 जैसे ही कट गया, अपने आप देख लीजिए, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, 1, 2 और 4 ही होगा। तो ये जो है आंसर दिखता है। अब देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या। मालविकाग्निमित्रम आना लेखक कालिदास छे। आ 5 અંકોમાં લખાયેલ નાટક છે। આમાં માલવિકા અને અગ્નિમિત્રના પ્રેમ કથાનું વર્ણન છે। મુદ્રા રાક્ષસ આના લેખક વિશાખ દત્ત છે। આમાં મૌર્યકાલ વિશે જાણકારી મળે છે। પંચતંત્ર આના લેખક વિષ્ણુ શર્મા છે। આમાં કેટલીક मनोरंजक वार्ताओं છે। आनी कथाओं जातक कथाओं पर आधारित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार परीक्षा में आया है कि निम्न में से कौन ग्रंथ जातक कथाओं पर आधारित है। नीति शास्त्र आना लेखक कामंदक छे। आमा गुप्तकालीन राजतंत्रनी माहिती छे। अब देखिए पुस्तक और लेखक का प्रश्न था, सेम पुस्तक और लेखक का प्रश्न ये जो है आईएएस में पूछा है 2020 में। देखिए कितना कंटेम्पररी आपको मिला के दिखा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। फेंक दिया चैप्टर 4-5 एक साथ। इतना ही डिफरेंस है दोनों की तैयारियों में और कुछ नहीं है दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप तैयारी केवल और केवल आईएएस का करिए। आपको कोई जीपीएससी में हरा नहीं सकता है। केवल एक चीज पकड़ के रखना है, गुजरात का कल्चर और ज्यादा से ज्यादा गुजरात की अर्थव्यवस्था। और चूंकि हम गुजरात से हैं तो इतिहास और भूगोल से आपने पढ़ लेंगे, बस यही है। इस तरफ स्तर उठाइए अपना। देखिए पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। कहां पुष्यमित्र शुंग बिना पढ़े मौर्योत्तर काल में, और कहां पाणिनि पूर्व मौर्य काल में। 500 साल तो नहीं मिला पाएंगे एक साथ, नहीं होगा। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। इतना तो किसी के किताब में लिखा हुआ मिलता है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से अमर सिंह भी एक थे जिन्होंने अमरकोश नामक व्याकरण की रचना की थी। कहां से हर्षवर्धन होगा। अभी 2 काट दिए तो तीसरा तो होने नहीं, बाकी नहीं तो कोई ऑप्शन तो है नहीं ऐसा कि इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से वहीं से क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन कौन थे। अब आइए पाणिनि, अब करना था व्याख्या। तो पाणिनि का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुष्कलावती में हुआ था। इन्होंने संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की रचना की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं। इस पुस्तक से हमें पूर्व मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। अमर सिंह गुप्त काल में संस्कृत व्याकरण और कवि थे, संस्कृत व्याकरण की रचना किए थे। अमरकोश ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास गुप्त काल में एक क्लासिकल संस्कृत लेखक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और जब मैं प्राचीन भारत के आधुनिक लेखक पढ़ाया था तो मैं प्रश्न खड़ा किया था कि इनको भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाए, शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास क्यों नहीं कहा जाए। ये पहले के पहले शेक्सपियर, अगर इनकी रचना शेक्सपियर जैसी थी राइटिंग स्टाइल, तो नकल शेक्सपियर किया होगा ना इनका। तो उनको ना भारत का क्या कहते हैं कालिदास इंग्लैंड का कहा जाना चाहिए। लेकिन अब क्या करिएगा, जो इतिहासकार कहता है कि इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 7 ग्रंथ इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखे हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम,
ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब आइए ऋग्वेद। ये तो संयोग ऐसा है कि चारों लाइन हम अपने ऐप में बोले हैं क्लास लेते समय। ऋग्वेद समय दरमियान स्त्रियों ने स्थिति बाबते नीचे न पैकी कयूं विधान या विधानों साचा नथी, उल्टा कह रहा है। कन्याओं माटे पण उपनयन यज्ञोपवीत विधि करवामा आवती हती। किशोरोनी जेम कन्याओं पण शिक्षण प्राप्त करती हती અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતી હતી। तीसरा, स्त्रियों पण वेदों अभ्यास करती हती। चौथा, अनेक स्त्री દ્રષ્ટાઓએ वैदिक स्रोतों रचना करी हती। ए फक्त 1, बी फक्त 4, सी फक्त 1 અને 4 और डी उपरोक्त पैकी कोई नहीं, क्योंकि चारों स्टेटमेंट साचा है। अब प्रश्न कह रहा है साचा नथी, तो फिर उपरोक्त माथी कोई पण नहीं। देखिए व्याख्या। महिलाओं ने ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं ने उपनयन संस्कार नो अधिकार हता। महिलाओं विदुषी हती, जेने ऋषिका अथवा ब्रह्मवादिनी कहवामा आवता हता। ये प्रश्न हो सकता है अगली बार आ जाए। महिलाओं ने लगन न करवानी छूट हती, कारण के जीवन भर अविवाहित रहनारी महिलाओं ने अमाजू कहवामा आवता हता। उसके लिए टर्म है जो जीवन भर अविवाहित रहना चाहती है महिला। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा वगैरह महिलाओं नाम छे जे संपूर्ण शिक्षित हती अने जेमने अमुक मंत्रों की रचना करी हती। चारों लाइन है ये। अब चूंकि ऋग्वैदिक काल से इस बार आईएएस में प्रश्न नहीं था, आपको भी पता है कि आईएएस में 10 ही प्रश्न थे, यहां 19 है, डबल है। तो आइए अगला पीआई का सवाल देखें। एलौरा में एक खडक माथी कोतरेलू कोनु मंदिर छे। ए धुमलीनु मंदिर गुजरात में ही है, पोरबंदर के पास। राजराजेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर। ये पहला प्रश्न है जिसमें कि जीपीएससी बाहर निकला है अलग अलग चैप्टरों से। तो आइए, आंसर है कैलाशनाथ मंदिर, हर कोई जानते हैं, और इसमें तो अब जीपीएससी सॉल्यूशन भी आ चुका है। महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामना पर्वत पर 18 शैव मंदिर और 4 जैन मंदिर निर्माण कराव्યું। एलोराना मंदिर में कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। आनु निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ए कराव्યું હતું। आ संपूर्ण मंदिर एक ज खडक ने कापीने बनाव्યું હતું। ये था इसका व्याख्या। चूंकि इस चैप्टर से आईएएस में प्रश्न इस साल नहीं आया है। 124 क्वेश्चन पीआई का हिस्ट्री में करंट। एक गाना नहीं था कि मैंने देखा था सपने में सपना, तो हिस्ट्री में भी करंट यानी डालना शुरू किया। एक्चुअली कल्चर को ध्यान में रखते हुए डाला है, इसको हिस्टोरिकल कल्चर कहते हैं। नीचे ना पैकी कया बे स्थलोए ताजेतरमा विश्व हेरिटेज स्थलोनी यादीमां केंद्र सरकार द्वारा नामांकित करवामां આવ્યા છે। ધોલાવીરા, દક્કન સલ્તનતમાં સ્મારકો અને કિલ્લાઓ। ધોલાવીરા અને ભુવાનગીરી, ભુવાનગીરી અને ટીપુ સુલતાનના સ્મારકો અને કિલ્લાઓ, ટીપુ સુલતાનના સ્મારકો અને कुरुप्पम। जून 2020 की घटना है, से भी पहले, सॉरी जनवरी फरवरी 2020 केंद्र सरकारे धौलावीरा અને દક્કનના સુલતાનોના સ્મારક અને કિલ્લાઓને વર્ષ 2020ના વિશ્વ હેરિટેજ સ્થળોની યાદીમાં સામેલ કરવા માટે નામાંકન અપાયું હતું। यूनेस्को को प्रत्येक देश की सरकारों के द्वारा अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने जगह को लाना है तो उसके लिए यहाँ से नॉमिनेशन देना होता है, और अगर उनके पैरामीटर पर वो फिट बैठता है तो उसको वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित करता है। इसके फायदे क्या हैं
पूरा वर्ल्ड जान जाएगा कि एक घूमने का जगह है, तो आपको पर्यटन का लाभ मिलेगा। तो भारत सरकार नहीं मिला इस साल, लेकिन ये 2 जगह को 2020 में दिया था। यही प्रश्न से थोड़ा सा शंका जाता है कि जो पीआई का पेपर वो लोग लेने वाले थे, जिस समय जो तैयार किए थे, वही पेपर दोबारा ले लिया गया। क्यों दोबारा? मतलब वो बाहर तो आया नहीं था, क्योंकि ये करंट को ताजे तर लिख रहा है। अगर जनवरी 21 में 1 साल पहले, तो ताजे तर नहीं हो सकता। अब वो ताजा नहीं रहा, फ्रिज का निकाला हुआ करंट रहा। ठीक ना, सब्जी ओके है, बट फ्रिज में था एकदम। सब्जी उखाड़ के जो है खेत से लेके अभी नहीं आए हैं, तो ताजे तर नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि वही पेपर हमको मिला है। इसमें बुराई भी क्या है? जो आप उस समय से पढ़ ही रहे थे ना भाई, जो फॉर्म भरे थे। ऐसा तो नहीं कि नया फॉर्म निकाल के दिया है। इसलिए एसटीआई में भी यही ध्यान रखना है कि वो पुराने फॉर्म वाला ही एग्जाम है। हाँ, अगला जीपीएससी, अगला डीवाईएसओ, उसमें जो है कुछ नया होगा। आइए अगला क्वेश्चन 233 नंबर है पीआई का। इससे भी अब नहीं है जीआईएस में सवाल। दक्षिण भारत में पल्लव वंशना शासन काल में कई शैलीनो पायो न खायो? होयसल, नागर, चौलुक, द्रविड़। मतलब फर्स्ट जो लेक्चर हम लिए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें जब हम आते हैं स्थापत्य कला स्मारक, तो उसमें 3 लाइन पहले बोलते हैं कि एन से नॉर्थ और एन से नागर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली का प्रचलन है। द से दक्षिण, द से द्रविड़ दक्षिण भारत है। अब ब से बीच मध्य हो गया, अब ब से बेसर बीच में है। इतने में प्रश्न है। और यहां पर गुजराती में मेरे पास जो पेपर है जिस सीरीज, बाकी का हम नहीं कह सकते, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये होयसल होपसल हो गया है, या के बदले प। अंग्रेजी में ठीक है HOY। इतना तक आपको बता रहे हैं। अब देखिए आगे, पल्लव वास्तुकला दक्षिणी द्रविड़ कला शैली ने आधार बनी। आनाथी दक्षिण भारतीय स्थापत्यना 3 प्रमुख अंगों जन्म थयो। एक मंडप निर्माण, बीजा रथ मंदिर અને ત્રીજા વિશાળ મંદિર। પલ્લવ કલા શૈલીને 4 ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે। મહેન્દ્ર કલા શૈલી 610 થી 640 ઈસવી, મામલ્લ શૈલી 640 થી 674 674, राजसिंह शैली 674 to 800 અને नंदीवर्मन शैली 800 to 900। अब आइए 276 भगवान बुद्ध से रिलेटेड। इस पर प्रश्न तो हर परीक्षा में भगवान बुद्ध से होता है। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जितना पढ़िएगा उतना इंटेलेक्चुअल होइएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे कृष्ण भगवान नहीं बोले हैं अच्छा, या हमारे शिव भगवान नहीं बोले हैं अच्छा, लेकिन भगवान बुद्ध को जितना पढ़िएगा उतना इंटेलेक्चुअल बनिएगा। अब आगे आइए 276। बुद्धनो सारनाथ खातेना प्रथम उपदेशनी घटना नीचेना पैकी कया नामे ओळखाय छे? ए महाज्ञान प्राप्ति, बी महापरिनिर्वाण, सी धर्मचक्र प्रवर्तन, डी महाभिनिष्क्रमण। तो महाज्ञान प्राप्ति उर्वेला में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति ने कहवाय छे। महापरिनिर्वाण कुशीदारा में बुद्धनु मृत्यु। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथना बुद्धनो प्रथम धर्मोपदेश। અને महाभिनिष्क्रमण 29 वर्षनी आयुमा वयमा बुद्ध द्वारा गृह त्याग। चारों घटना का आपको बता दिए क्या था। ऐप में जरा देखिएगा मैं कैसे पढ़ाया, कहानी के साथ पढ़ाया कि जब भगवान बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं ऋषिपत्तन मृगदाव में, तो वहां उनकी मुलाकात पंचवर्गीय भिक्षुओं से होती है जो उनके पहले से मित्र थे। कौंडय, वप, भद्दी, असजी और महानाम।
उनको जब दूर से देखता है ये लोग, तो एक कहता है अरे देखो गौतम आ रहा है, तो दूसरा कहता है कौन? वो जोरू बटोरू, मतलब जो सुजाता के हाथ से वो खीर ग्रहण किए थे, उससे ये पांचों उनका साथ छोड़कर इधर आ गए थे। तीसरा कहता है अरे वो तो भ्रष्ट हो गया होगा अब तक, अब हमको भी भ्रष्ट करेगा, बैठने नहीं देना अपने पास। तो कौंडिन्य कहता है कि नहीं यार, अपना दोस्त है, बैठने दो, अगर मन की बात करेगा अपने हिसाब से तो बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ये चला जाएगा। तो कौंडिन्य के कहने पर भगवान बुद्ध को ये लोग बिठाए। जैसे ही भगवान बुद्ध को बिठाए, उसमें लोग पैदल चलते थे, तो अतिथि सत्कार ये था कि पहले कोई अतिथि आता था तो उसका एक बड़ा सा टोकना होता था, हम लोग हिंदी बिहारी में बोलते हैं, उसमें पानी डाल के उसमें उनका पैर डाल के पैर धोते थे। तो उनका वही चल रहा है, पैर धो रहे हैं, और एक पूछता है कहो गौतम क्या हालचाल है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो मैं अब गौतम नहीं हूं, मैं बुद्ध हो चुका हूं, तुम तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे भले के लिए होगा। तो एक कहता है क्या कहानी सुनाओगे? वही जोरू बटोरू की कहानी। तो कौंडिन्य कहता है कि अरे यार अपना मित्र है, एक बार सुन तो लो। तो उनके कहने पर जो उस तैयार हुए, ये है भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश की कहानी। पूरा का पूरा स्टोरी आपको महावग्ग के, ठीक ना, महाखंडक चैप्टर के अंदर जो पाली में लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताए। हम लोग कैसे किसी गाइड को सपोर्ट कर सकते हैं, जरा ये बताइए। संविधान में ही कैसे हम किसी किताब को सपोर्ट कर सकते हैं? हम ओरिजिनल संविधान पढ़ा करते हैं, हमको जरूरत ही नहीं है। जो आदमी डायरेक्ट बौद्ध धर्म पढ़ा हो, वो कैसे कह सकता है किसी गाइड को कि हाँ आप पढ़िए, आपके लिए हो सकता है अच्छा हो। अब सुनिएगा, तब कहते हैं हम अपने ऐप में कि अब जो भगवान बुद्ध उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हैं, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्यों कहा गया? तो धर्म प्लस चक्र प्लस प्रवर्तन, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्स हो जाना, यानी धर्म रूपी चक्का जो रुक गया था उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों के कारण, उसको भगवान बुद्ध के इस उपदेश से गति मिल गया, वो गति में आ गया, इसीलिए इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो उसमें भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भिक्खवे, हे भिक्षुओं, द्वे में अंता पवज्जिता ना सेवितब्बा। पूरा धर्मचक्र कहानी सुना देते हैं। हे भिक्षुओं, कभी भी प्रवर्जित को, ज्ञानी व्यक्ति को दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए, दो एक्सट्रीम का सेवन नहीं करना चाहिए। खुद क्वेश्चन करते हैं, कतमे द्वे, कौन से दो? कहते हैं यो चायं कामेषु काम सुख खल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो अनथ संगितो। ये जो अत्यधिक इंद्रिय सुख में लगे रहना, यह हीन काम है, अनर्थ को पैदा करता है। एक अंत है। यो चायं अतकिल मथानुयोगो हीनो गम्मो अनर्थ संगितो। ये जो अपने को अत्यधिक कष्ट देना है, यह भी हीन काम है। एते खो उभे अनूपगम, इन दोनों के बीच में जाकर तथागता अभिसंबुद्धा, तथागत ने खोजा है एक मार्ग, साएव मध्यमा पटिपदा, वह मध्यम मार्ग है। यह है इसकी पूरी कहानी, ये पढ़ाते हैं हम लोग। इसीलिए जो हम लोग अगर किसी पे प्रहार करते हैं तो डिजर्व करते हैं, खुद बोल रहे हैं, ये बड़ाई नहीं है। दम है तो इतना बोल के पाली दिखाओ ना, उसके बाद ना इतिहासकार। या अगर आप संगम साहित्य पढ़ा रहे हैं तो आप ओरिजिनल संगम का किताब तो देखे हो साहित्य का, तो ना आप इतिहासकार। आकि हिंदी के कोई 4 लाइन को उठा के गुजराती कर दिए और हम इतिहासकार हो जाएंगे। आपको मेरे से नाराज रहना है, रहिए। आपके नाराज होने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे से गुजरात का प्रतिस्पर्धी बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके हित के लिए हमेशा लड़ेंगे। चाहे आप नाराज होना चाहते हैं तो हो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपकी नाराजगी और गैर नाराजगी क्यों है, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे कारण आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, आपको ये लेबल देना होगा, तब जाके आप यहां तक पहुंचिएगा।
10 साल लगेंगे दोस्तों आपको यहाँ तक पहुँचने में। पैसा कमा लेने से गुणवत्ता नहीं आ जाता है, गुणवत्ता के लिए स्टडी करना पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ें, देख लीजिए यहीं पर आईएएस में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कहां है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्न में से कौन सा है। महायान में पारमिता का कंसेप्ट है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र, जिसको इतना सा केवल पता होगा कि पारमिता शब्द बौद्ध धर्म से है, पहला लाइन वहीं छोड़ देगा, नहीं ये नहीं हो सकता है, धर्मशास्त्र नहीं है ये। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, यहां थोड़ा सा क्लोज है। परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, माने वो परिपूर्णता जिसको आप पा लेंगे तो उसके बाद आप बोधिसत्व बन सकते हैं, उसको कहते हैं पारमिता। और आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां, दो तो कहे ना कि आप केवल वहां लॉजिक लगा देंगे तो 2 निकल जाएगा, बचेगा 2 ऑप्शन आपके पास। आइए आंसर है सी। जरा देखिए तो पारमिता क्या है। पारमिता एक बौद्ध शब्द है जिसे अक्सर पूर्णता के रूप में ग्रहण किया जाता है। पारमिता का मतलब कंप्लीट। इसका वर्णन बौद्ध टीकाओं में किया गया है, जो आमतौर पर प्रबुद्ध प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है। थेरवाद टिप्पणीकार धम्मपाल पारमिता को महान गुणों के रूप में वर्णित किए हैं, जो आमतौर पर बोधिसत्व के साथ जुड़े हुए। खुद्दक निकाय में 10 पारमिताओं का उल्लेख है। ये 10 है अगर आप में तो आप पूर्ण हैं। दान पारमी माने आप उदार हैं। शील पारमी आप नैतिक आचरण करते हैं। नेक्खम पारमी आप में त्याग है। पैया पारमी प्रज्ञा आप में विवेक है। वीरीय पारमी आपके अंदर असीम ऊर्जा है। खंती पारमी आप में सहनशीलता है। सच्चा पारमी आप में ईमानदारी है। अधिष्ठान पारमी दृढ़ संकल्पी हैं आप। मित्रता पारमी मित्रता अगर आप कर पाते हैं। और उपेक्षा पारमी आपके अंदर उपेक्षा है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र और अन्य महायान ग्रंथों में 6 पारमिता का उल्लेख, महायान शाखा में 6 है। उनका कहना है कि बाकी 4 इसी में समाहित है। दान पारमिता उदारता, शील पारमिता नैतिक आचरण, शांति पारमिता सहनशीलता, वीरीय पारमिता ऊर्जा, ध्यान पारमिता मेडिटेशन और प्रज्ञा पारमिता ज्ञान। ये था आपका आईएएस के प्रश्न का लेवल। देख लिए ना बौद्ध धर्म में पारमिता पहुंचने के लिए धम्मचक्र प्रवर्तन तो पार करने के बाद ही ना वहां तक पहुंचिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उसके पहले मार्ग में आने वाली, ये नहीं कह देंगे कि कंचनजंगा चढ़ना चाहिए। ये भी देखिएगा कई लोग उदाहरण देता है कि एवरेस्ट पर चढ़बू हो तो कंचनजंगा, अरे दोनों की चढ़ाई अलग है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के पहले उसके मार्ग में आने वाली छोटी छोटी चोटियों को पार करना पड़ता है, तब जाकर के आप पहुंचिएगा। उस मार्ग में होना चाहिए। तो जब मार्ग में बौद्ध धर्म है ही, मौर्य काल है ही दोनों के सिलेबस में, तो पहले निचला पार करेंगे तो ही ऊपर पहुंचेंगे। तो ऊपर पहुंच गए तो निचला तो अपने आप हो गया। अब आइए 277वां क्वेश्चन है मौर्य वहीवटी तंत्र पे। मौर्य वहीवटी तंत्र में मुख्य कर उघरावनार कया नामे ओल खातो हतो। समाहर्ता, सन्निधाता, महाअक्षपटलिका, प्रद्विवेका। ध्यान रखिएगा, मौर्य प्रशासन से 2 प्रश्न, यानी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ना है। समाहर्ता, मौर्य काल में मुख्य कर उघरावनार अधिकारी। सन्निधाता, मौर्य काल में कोषाध्यक्ष। महाअक्षपटलिक, गुप्त काल में अभिलेख विभागनो मुख्य अधिकारी। અને પ્રદ્વિવેકા, રાજાની સાથે ન્યાય માટે જવાબદાર અને ન્યાયાધીશ के रूप में कार्य करना।
प्राचीन काल में राजा के साथ जो न्याय का काम करते थे उनको प्रद्विवेका कहते हैं। अगर ये लाइन है किसी के किताब में तो फिर वो बहुत अच्छा बुक है। नहीं तो समाहर्ता सन्निधाता ऑल गुजरात ने ऑल इंडिया के इतिहास की किताब में से आया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखें। 278 नीचे न पैकी कया राजाए गिरनार पासे सुदर्शन तालाबनु समारकाम करवायु। चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट। क्या देख रहे हैं? ऑप्शन है, मतलब साथ साथ है। यहां चंद्रगुप्त फर्स्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तब लड़का कंफ्यूज करता है, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट समारकाम नहीं करवाया है, सुदर्शन तालाब का निर्माण करवाया है। क्वेश्चन ऐसे ना होना चाहिए, यहां 1 होता है तो अपने को लगता कि अरे 2-2 दे दिया है ऑप्शन। क्लियर है? 2 समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त यानी स्कंदगुप्त। देखिए जरा, सुदर्शन झील थी संबंधित व्यक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य आना समय में प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य, कार्य सुदर्शन झील નું निर्माण। अशोक यवन जातीय तुषास्प प्रांतीय शासक, झील थी सरोवर थी नहर નું निर्माण। रुद्रदामा प्रांतीय शासक सुविशाख, बांध અને પુલનું સમારકામ। સ્કંદગુપ્ત प्रांतीय शासक पर्णदत्त, झीलની नजीक विष्णु मंदिरનું निर्माण અને समारकाम। अब आइए गुप्त काल से रिलेटेड आईएएस में जो प्रश्न पूछा है जरा उसको देखें। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल। भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण और धार्मिक अनुष्ठान। कुल्यवाप और द्रोणवाप अगर देखा जाए तो ये 3 एक नेचर का है, ये उस नेचर का ऑप्शन नहीं है, डी ऐसे ही हट जाना चाहिए। बताए ना, 1 और 2 तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा आईएएस में तो हट जाएगा। अब जरा देखिए व्याख्या। इसका व्याख्या यही है कि ये कुल्यवाप, अढ़वाप, द्रोणवाप ये भूमि माप के लिए गुप्त काल में प्रयुक्त होता था। अब आइए 279। नीचे न पैकी कयो पल्लव राजा चालुक्य राजा पुलकेशी सेकंड साथे लड़ियो। महेंद्र वर्मन, सिंह वर्मन, नंदी वर्मन, विष्णुगुप्त वर्मन। मतलब कि एकदम जो सिलेबस कहा है एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन वहां से उठाया है, ठीक है ना। यानी पल्लव राजा के लिए दक्षिण भारत ना राजवंशों, और उसमें चोल पल्लव लिखा हुआ है पीआई में, और जीपीएससी में नहीं लिखा है, पूरा चोल है, पूरा दक्षिण भारत है, तो कुछ भी आ सकता है वहां से। बस यही कारण है कि आज मैं तो खुलकर बोलता हूं, कोई कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम 0 टीआरपी वाले व्यक्ति हैं। 5 आदमी देखे तो भी अपने खुश हैं, अब 5000 भी देखे तो भी जिस दिन उतना ही खुश रहेंगे जितना 5 देखेगा, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूं। और भगवान बुद्ध जब ज्ञान पाने के बाद उपदेश नहीं देना चाहते थे, महाभारत का कहानी बताते हैं, तो ब्रह्मा जी यही बोले कि इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, आप उपदेश देने निकलिए, जो सुनेगा उसका भला होगा, जो नहीं सुनेगा तो आपका क्या बुरा होगा। तो इसलिए हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने जीवन में इतने पाली लिटरेचर जब पढ़ाते थे, इतने आईएएस बनाए हर साल कि अब उसका भूख भी नहीं है। नए लोगों को भूख होगा। इतने आईएएस और आईपीएस और आईआरएस बनाए अपने समय में कि अब ये इसका भूख नहीं है। 2012 ही जो लास्ट में मेरा साल था, वहाँ 48 यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन अकेले क्लास से दिए थे, फाइनल आईएएस आईपीएस आईआरएस मिला के। अब वो पुराना हो गया और प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। तो या कोई अगर हमको मान लीजिए कि 2 लाइन लिख देता है और हम अगर स्टेटस पे रख देते हैं, वो मेरे लिए प्रचार का मुद्दा नहीं है दोस्तों। मैं तो 2003 में गुजरात में सेमिनार किया था, सूरत और अहमदाबाद और राजकोट में। तब केवल खुराना को, जो मेरा स्टूडेंट था, अभी उत्तरांचल कैडर में आईपीएस है, 51 रैंक था, तब उनको बुलाए थे, जब यहाँ मालूम नहीं था।
तो हमारे लिए अब ये कोई बच्चा 2 लाइन लिख दे तो फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके प्रेम बस उसके लिए स्टेटस पे रखते हैं कि उसको मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा सर हमको इतना मानते हैं, वरना इन सबों का जरूरत नहीं है। हम लोग जिस स्टेज पे हैं तो 0 टीआरपी वाले लोग हैं हम लोग। लेकिन देखिए तो अभी जितने भी क्लास 3 चलाते थे, अब वो जब आए इस फील्ड में यूट्यूब के माध्यम से या ऐप के माध्यम से, अब जब क्वेश्चन नहीं पकड़ा रहा है तो बिलबिला रहे हैं, इधर उधर का भाषा दिखा दिखा के सवाल दिखा रहे हैं, एक दूसरे पे प्रहार कर रहा है, एक दूसरे पे गुस्सा रहा है। क्यों भाई? अभी भी 6 महीने बंद करके ऑथेंटिक किताब पढ़ना शुरू कर दो, 6 महीने में आ जाओगे इस लेवल में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशी सेकेंड नु पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट ની સાથે યુદ્ધ થયું। આ યુદ્ધમાં મહેન્દ્ર વર્મન પોતાની રાજધાની કાંચી બચાવવામાં સફળ રહ્યા। પલ્લવ શાસક મહેન્દ્ર વર્મન ફર્સ્ટના ઉત્તરી પ્રાંતો પર ચાલુક્ય શાસક પુલકેશી સેકન્ડ દ્વારા અધિકાર કરી લેવામાં આવ્યો। પુલકેશી દ્વિતીય મહેન્દ્ર વર્મનના યુદ્ધના વર્ણન એ હોલના અભિલેખમાં છે। अब इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के प्रश्नों को कुछ मिला जुला करके यहां आईएएस में दिया है। 7वां क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल और दूसरे तरफ वर्तमान राज्य। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात और थानेश्वर उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? 1 3, 1 और 4, 2 3, 2 और 4। तो दोस्तों थोड़ा भी जिसको इतिहास का पहचान है उसको इतना मालूम है कि गिरिनगर गुजरात में है और द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, वो दक्षिण भारत में है। तो 3 ऑप्शन के साथ देख लीजिए, 3 ऑप्शन के साथ 2 नहीं होगा, ये बचा केवल ए। यहां 3 है ही नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। बस इतना सा ही लगाना है कि गिरिनगर गुजरात में है गिरनार, ये तो कोई भी इतिहास का लड़का बताएगा। और द्वार समुद्र के होयसल, अभी न था जीपीएससी में सवाल, वो दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र हो ही नहीं सकता है। यानी 3 के साथ जहां जहां 2 है उसको भी हटाना है, आंसर निकलेगा ए। और हम लोगों को कहिएगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि थानेश्वर हरियाणा में है, अम्बाला के पास, लेकिन नहीं भी मालूम है तो भी देखिए भीलसा मध्यकाल में बेसनगर भीलसा के नाम से जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। यह स्थल मध्यकाल में भीलवासीन सूर्य देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। मिन्हाज की ताबकाते नासरी के अनुसार इल्तुतमिश ने 1233-34 में इस मंदिर को नष्ट किया था। 1293 में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य कमांडर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने इस नगर को नष्ट किया था। 1532 में बहादुर शाह ने इस नगर को नष्ट किया था। इसके बाद यह मालवा के सुल्तान, पुनः मुगल और अंततः सिंधिया के अधीन हो गया। अब आइए द्वार समुद्र। यह होयसलों की राजधानी थी जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। 1310 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा। फरवरी 1311 में मलिक कफूर ने होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र को घेर लिया। होयसल शासक वीर बल्लाल थर्ड ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया था। तीसरा गिरिनगर। गिरिनगर गिरनार जो गिरिनगर या रेवतक पर्वत के रूप में जाना जाता है, भारत के गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यहां 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त काल में यहां का पुरपाल चक्रपालित था। स्थानेश्वर। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी में स्थानेश्वर अंबाला में हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा में। तो ये एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैच करा के दिखाए। देखिए ये दक्षिण भारत का क्वेश्चन वहां कैसे आया था। नीचे ना पैकी अप्पियाई कया पल्लव राजाए महाबलीपुरम खाते खड़को कापीने सुविख्यात रथ बना दिया। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकेंड और परमेश्वर वर्मन सेकेंड। बी आंसर है, सब जानते हैं हम लोग।
નરસિંહ વર્મા ફર્સ્ટને ના કાળમાં મહાબલીપુરમમાં મંદિર નિર્માણની એક નવીન શૈલી મામલ્લ શૈલીનો વિકાસ થયો. આના હેઠળ બે પ્રકારના સ્મારક બન્યા, મંડપ અને એકાસ્મ મંદિર. એક ही पत्थर के मंदिर देख लीजिए आ गया, જેને રથ કહેવામાં આવે છે. મામલ્લ શૈલીમાં મહાબલીપુરમના મુખ્ય પર્વત પર 10 મંડપ બનાવ્યા. મામલ્લ શૈલીમાં મહાબલીપુરમમાં બનાવેલ રથનું નામ દ્રૌપદી રથ, નકુલ સહદેવ રથ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी वहां की ग्राम देवी थी उनका रथ, अने वलय कुट्टे रथ. अब आइए दक्षिण भारत में ये पूछा कहां से, गुप्तोत्तर काल से. तो जरा देखिए यहां गुप्तोत्तर काल में हर्ष के बाद का उत्तर भारत से क्वेश्चन आज यूपीएससी में पूछा है. निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करता है. हुंडी क्या था उत्तर मध्यकाल में, उत्तर माना कि उत्तर प्राचीन काल कहिए या पूर्व मध्यकाल में राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श. ऐसा साफ लगेगा कि नहीं हो सकता है. प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही ये हो सकता है. विनिमय पत्र है हुंडी. और सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश. ए और डी नहीं होगा, बी और सी में आंसर होगा. तो सी है विनिमय पत्र. देख लीजिए हुंडी यह मध्यकालीन भारत में विकसित एक वित्तीय साधन है जो व्यापार और ऋण के लेन देन में उपयोग होता था. इसका उपयोग धन के हस्तांतरण के लिए प्रेषण के साधन के रूप में किया जाता था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी शर्त के किसी अन्य व्यक्ति को राशि के भुगतान का आदेश हुंडी है. ये रिजर्व बैंक कहता है. ये 3 प्रकार का होता है, सहज हुंडी, दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी. अब आइए 287 क्वेश्चन सिंधु घाटी का जीपीएससी पीआई. सिंधु संस्कृतिना નીચેના પૈકી કયા સ્થળોએ યજ્ઞવેદીઓ ઓળખાઈ કાઢવામાં આવી છે? ये तो एकदम सिंपल सवाल है, बहुत बार आया है. 1 लोथल, 2 बनावली, 3 हड़प्पा, 4 कालीबंगा. एसटीआई के टेस्ट में हम यही क्वेश्चन सेट किए हैं, यही चारों ऑप्शन है उसमें. फक्त 1 અને 2, फक्त 1 અને 3, फक्त 1 અને 4, 1 2 3 4. तो यही है लोथल और कालीबंगा. लोथल थी मलेल अवशेषों मरेरा, बंदरगाह, अग्निवेदी, बीड फैक्ट्री, बहिवटी भवन, युग्म समाधान. बनावली थी मरेरा अवशेषों वॉश बेसिन. हड़प्पा थी मरेला अवशेषों अन्नागार, कब्रिस्तान, श्रमिक आवास. અને कालीबंगा थी मरेला अवशेषों कब्रिस्तान, अग्निवेदी और अन्नागार. अब आइए देखिए बौद्ध धर्म से 2 सवाल. कई बौद्ध परिषद बाद महायान संप्रदायनी चढ़ती थी. जब पहला तीनों ही बौद्ध परिषद हीनयान का है तो चौथा ही होगा ना. लेकिन अब यहां व्याख्या कर देते हैं. प्रथम संगीति राजगीरनी सप्तपर्णी गुफा, संरक्षक अजात शत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप. द्वितीय बौद्ध संगीति वैशालीनु बालुकाराम विहार, कालाशोक संरक्षक, रेवत्थेर અને સબકામી अध्यक्ष. अथवा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रनो अशोकाराम विहार, संरक्षक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30. चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीरनु कुंडलवन, कनिष्क संरक्षक અને अध्यक्ष वसुमित्र. कनिष्क बौद्ध धर्मना महायान शाखाना संरक्षक हता. तो जब वो महायान शाखा का संरक्षक था तो उसके काल की बौद्ध संगीति महायान शाखा की होगी. अब देखिए इसी पर किस तरह का प्रश्न आइए, यानी बौद्ध धर्म क्यों बढ़िया से पढ़ना है. देखिए दोनों जगह 2-2 प्रश्न है. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. अस्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध हैं. ये कब से होने लगे भाई? अस्थविरवादी महायान ने हीनयान से संबंध है. ए और डी खत्म हो गया. लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी. बिल्कुल सही है ये. और महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया. बिल्कुल. भगवान बुद्ध को जब देवता के रूप में डाले तो वो महायान को प्रोत्साहित किया है. आंसर होगा बी 2 और 3.
देखिए स्थविरवादी। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, थेरवादी और महासांघिक। स्थविरवादी वर्ग के भिक्षु परंपरागत विनय में आस्था रखते थे। ये बौद्ध धर्म में किसी भी परिवर्तन के विरोधी थे और इसका नेतृत्व अवंती के महाकच्छायन ने किया था। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय। लोकोत्तरवाद का अर्थ है उत्कृष्ट शिक्षा। यह महासांघिकों का एक उप समूह है। महावस्तु, सुखावती व्यूह इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। महासांघिक, इन्हें सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है। इस वर्ग के भिक्षु समय के साथ विनय में परिवर्तन की इच्छा रखते थे। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। इन्होंने बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अब आइए 294, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मेरी पुरानी जो इतिहास की बुक थी, गुजराती में हमने लिखा था 2018 में, उसमें ये लाइन है, પોતાનો દરજ્જો વધારવા માટે તેમજ સ્થાન મજબૂત કરવા માટે ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ નીચેના પૈકી કયા રાજવંશો સાથે વૈવાહિક જોડાણ કર્યા? 1 लिच्छवी, 2 वाकाटक, 3 नाग, 4 कदम। तो वाकाटक और नाग है इसका आंसर, लेकिन देखिए कैसे। तो लिच्छवी जो गणराज है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ए लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी साथे लग्न करी અને सार्वभौम पद मेळवी લીધું। तो लिच्छवी से विवाह से चंद्रगुप्त मौर्य का कद बढ़ा, चंद्रगुप्त फर्स्ट का कद बढ़ा, द्वितीय का नहीं, वो तो पोता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। समुद्रगुप्ते शक कुशानोनी पासे थी कन्याओनी भेंट मड़ी हती। तो इससे समुद्रगुप्त का ताकत बढ़ा। चंद्रगुप्ते પણ પોતાની સ્થિતિ વધારવા માટે 3 वंशों साथे वैवाहिक संबंध स्थाप्या था। 3 के साथ है यहां आंसर दोस्तों। 2, 3, 4 भी हो सकता है, बट ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए 2 और 3 है। 1 नागवंश, चंद्रगुप्त बीजाए नागवंशनी कन्या कुबेर नागानी साथे लग्न कर्या, जेनाथी एक कन्या प्रभावती गुप्ता जन्मी। वाकाटक वंश चंद्रगुप्त बीजाए पोतानी पुत्री प्रभावतीना लग्न वाकाटक वंशना शासक रुद्रसेन सेकंड साथे करिया, उससे उसका शक्ति बढ़ा। कदम्ब वंश के साथ भी विवाह है, लेकिन वो संभवतः काकुत्स वर्मा जो थे वो अपनी बेटी का विवाह कुमार गुप्त के साथ किए थे। तो ये चूंकि अपुष्ट है, पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए हम इस 2 पर प्रश्न के हिसाब से जाएंगे। अब आइए आईएएस के बाद प्रश्न दिखाते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी और परभ्रमणकारी, बिल्कुल। श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। आंसर इसका बी होगा, 1 और 3। अब आइए पीआई का क्वेश्चन 295। रुद्रदामनना ईस्वी सन 150 ना जूनागढ़ शिलालेखो डैश में छे। अरे तो एकदम इजी है। जिस समय पढ़ाते हैं अभिलेख, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, तो पहला ही लाइन यही लिखाते हैं कि संस्कृत साहित्य में संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेखी साक्ष्य है ये। तो अशोकना जूनागढ़ शिलालेख प्राकृत भाषा અને ब्राह्मी लिपि में छे। रुद्रदामाना 150 ईस्वीनी जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में छे અને ब्राह्मी लिपि में। स्कंदगुप्तनो जूनागढ़ अभिलेख पण संस्कृत भाषा में छे। अब आइए 299 सवाल। वह सवाल मेरे में से था जी, जो मेरे पास है। सिंधु खीन संस्कृति ना नीचे ना पैकी कया स्थलोए धान्य भरवानी वखारो मળી આવી છે? अन्नागार, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, ये हम सभी जानते हैं। मोहनजोदड़ो से सभा भवन, अन्नागार, बृहद स्नानागार, बैरक ये मिला है। हड़प्पा से अन्नागार, कब्रिस्तान, श्रमिक आवास ये मिला है। अब आइए अंतिम क्वेश्चन। उत्तराधिकार माटेनी लड़ाई में 3 प्रश्न मौर्यकाल से पूछा है। लड़ाई में कया मंत्रीए अशोक ने तेना भाईओनी विरुद्ध मदद करी थी? पुष्यगुप्त,
याद करिए, हम सब पुष्पगुप्त लिखा करते थे। अनुवाद देख लीजिए, हिंदी किताबों से हो रहा है, या अंग्रेजी में कौटिल्य, वसुगुप्त, राधागुप्त। देखिए कैसे प्रश्न पकड़ेंगे। पुष्यगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र का गवर्नर था, तो अशोक तक वो कैसे कंटिन्यू करेगा? पोता तक जीवित रहना थोड़ा मुश्किल है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बने, वो चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा, वो अशोक तक कैसे कंटिन्यू किया? वसुगुप्त ये तो कनिष्क के काल में थे आचार्य, तो अब जो बच गए वही ना राधागुप्त होंगे। तो ऐसे भी हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज आपको प्राचीन भारत के प्रश्नों को और पीआई और आईएएस में कैसे पूछा है सरखामनी करके आपको बताए। चूंकि इस बार दोनों ही जगह में से मध्यकाल में से प्रश्न नहीं है, इसलिए मेरा हेडिंग जरूर प्राचीन और मध्यकाल है, बट उसमें प्रश्न नहीं था, इसलिए आपके सामने नहीं रखे। अब आप तैयार रहिएगा अगले लेक्चर के लिए, जिसमें आपको आधुनिक भारत का प्रश्न दिखाएंगे। और इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि बाह्य आडंबरों से बाहर निकलिए। YouTube में सब्सक्राइबर बन के किसी का समय क्यों बिगाड़ते हैं अपना? कोई 300 के होके और आपको, या 400 के होके, या दिल्ली में कोई मिलियन में हो करके अगर आपका टाइम बिगाड़ रहा है, जो काम 5 ऑथेंटिक किताब के पढ़ने से हो सकता है, उसके लिए वो मीम देखने का क्या जरूरत है? जो प्रश्न देख लिए ना, आया कोई क्वेश्चन जिसमें मीम बना हो, या ऐसे करते हुए जेठा भाई वाला प्रश्न आया हो, या मैं तो गब्बर हूं ऐसे करते हुए आया हो, ये आपके पढ़ाई को बर्बाद कर देगा। फैक्ट्स और कंसेप्ट अक्षर के पढ़ने से होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लीज इन सब चीज़ों से बचिए। मेरा अकेला हम क्रांतिकारी आदमी हैं यूट्यूब पे जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे हमको ट्रोल कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना परिचय देगा। किसी का एजेंट बन के कोई ट्रोल करेगा, वो अपना परिचय देगा। और हम अगर किसी को करने पे उतर जाएंगे तो हम डायरेक्टे उतरेंगे, उसमें हम सोचेंगे नहीं। और जब मैं करने लगूंगा तो परेशान हो जाएगा आदमी। इसीलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हाँ, गुजरात का बच्चा, चूंकि मैं 2003 में अपने, खास करके पाली जब हम दिल्ली में पढ़ा रहे थे, अपने कैरियर के उच्चतम स्तर पर होते हुए दिल्ली में हमने गुजरात को अपना कैरियर क्षेत्र बनाया था कि नहीं, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, कोई भी दिल्ली का आदमी नहीं आएगा यहाँ करने, क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं है इस समय। उस वक्त हमने इसको अपनाया था। और उसके बाद मैं दूसरा लाइन कहूँगा कि इस कारण से गुजरात ने मुझे अपनाया। तो ये जो मेरा संबंध और प्रेम है बच्चों के साथ, वो तो हम नहीं बिगड़ने देंगे। चाहे 4 एजेंट कुछ भी लिख दे मेरे बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। उन एजेंटों को भी समझ में आएगा परीक्षा के बाद कि जिनका एजेंटी किए थे तो वो हमको मुखिया टिकट नहीं दिला पाए। सांसद तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑथेंटिक किताब है पढ़ना वही है, क्वेश्चन वहीं से आता है। ना कोई गाइड काम आएगा, ना किसी कोचिंग का मीम काम आएगा। ये ध्यान रखिएगा जो यूट्यूब पे लोग बनाते हैं। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, इसको मजाक नहीं बनाइए। पढ़ाई पढ़ाई है। आप में दम है तो उस आदमी का फोटो लगाइए, या आप डिजाइन करिए कि कुल्ल्यावाप कैसा होगा, द्रोणवाप कैसा होगा, और बच्चों को बताने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले यूट्यूब में के क्लास में। आ रहे हैं बहुत जल्द आधुनिक भारत का लेक्चर लेके। जय हिंद, जय भारत।